देखो भाई, तो आज का जो टॉपिक है अपना यानी कि लेक्चर की हम बात करेंगे वज्र गुणनखंड विधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड पेयर था हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेथड कहता क्या है, जैसे फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल होती हैं, कोइंसिडेंट होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, नेक्स्ट में पुट कर देते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, अपोजिट साइन हो तो ऐड करते हैं, सेम साइन हो तो माइनस करते हैं। उसके बाद जो आज वाला हमारा मेथड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वैल्यू इससे भी वही एक्स वाई की निकलेगी। ठीक है, लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग होगा। अब की बार हमने करना क्या होगा कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनको पहचानना होगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है पहचानना। ठीक है, और फिर आपने जो वेरिएबल हैं उन वेरिएबल को ऐसे लिख लें आप कि x y और कांस्टेंट ले लें आप 1, याद रह जाएगा x y और कांस्टेंट 1, क्योंकि वेरिएबल x y है तो हमने x y ले लिए। ठीक है, स्मॉल है तो आप स्मॉल ले लें, कैपिटल है तो कैपिटल ले लें। ठीक है, फिर आपने वर्ड याद रखने हैं BC माइनस BC और CA माइनस CA, और यहाँ पर आपने याद रखना है AB माइनस AB, सभी के बीच में इक्वल का साइन लगा दें। ठीक है, क्या लिया स्टार्टिंग में आपने x बराबर y बराबर 1 ले लिया, सबके डिवाइड में किया आपने। एक वर्ड याद रखना BC CA और AB, याद रह जाएगा BC CA और AB मीन्स BC में से BC आपने घटाना है, CA में से CA घटाना है और AB में से AB घटाना है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आपने ये भी याद रखना, ये हो गया हमारा B1 और C2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास B2 C1, C1 A2 और C2 A1, A1 B2 और A2 B1। अब इसको आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे याद रखेंगे B1 C1 और A1, बस एक वर्ड आपने ये याद रखना है जो कि हमारे पास कितना है 12 है, उसका उल्टा कर दें कितना हो गया 21। तो सीधी सी बात है B1 C2 हमारा 12 है और B2 C1 क्या है 21 है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें C1 A2 12 है और C2 A1 कितना है 21 है। A1 B2 हमारे पास 12 है और A2 B1 हमारे पास 21 है। ठीक है, तो आपने क्या किया था, x बराबर y बराबर 1 लिया, फिर BC CA AB को आपने याद रखा कि BC में से BC घट रहा है, CA में से CA घट रहा है और AB में से AB घट रहा है। और फिर आपने बस ये याद रखना कि 12 21 12 21 और 12 21 ये मेथड है आपके पास, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि NCERT ने दे रखा है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे ना, जैसा उस दिन वो आपको कंपटीशन वाला मैथ करवा रहे थे, वो सर आए होंगे, उन्होंने भी बताया होगा। सबसे पहले आपने किसको लिखना है B1 और B2, फिर C1 और C2, फिर पहले दो को दोबारा A1 A2 और B1 B2, यही था ना। फिर आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई की होगी, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी आपने मल्टीप्लाई इससे की है और माइनस में मल्टीप्लाई इससे की है, इसकी आपने मल्टीप्लाई इससे की और माइनस में मल्टीप्लाई इनसे की। यही है, आपने इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, बस याद क्या रखना है x बराबर y बराबर 1 और BC माइनस BC CA माइनस CA AB माइनस AB, BC CA AB ये याद हो जाएगा। 12 याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर B1 C2 ये 12 हो गया, इसका उल्टा कर देंगे 21 हो जाएगा। यहीं पर भी वही 12 आना है, उसका उल्टा 21 आना है, 12 और 21 आना है। ठीक है, फिर आप चाहे इसको याद रखो या ना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, अब देखिए भाई, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी मेथड पे हम, क्या हमने जो मेथड बताया वो सही है या नहीं है, 100% सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है कहीं से। तो देखो करना क्या है आपने, इसने कहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 3.5 निकालें सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपने बताना है कि किन के यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन किन के कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और किन के जो है मैनी सॉल्यूशन है।
इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। तो ध्यान दें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने कहा कि x माइनस में 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर उसने कहा कि 3x माइनस में 9y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने पहचान करनी है A1 B1 और C1 की, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 की। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो तो होता है A1, जो हमारे पास पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होता है वो होता है B1, और फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है C1, यही होता है ना। जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है वो होता है A2, जो y का कोफिशिएंट होता है वो होता है B2, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है C2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप लिखोगे कि हेयर यहाँ पर जो A1 है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब 1 जरूर है। B1 कितना है बोलो -3, माइनस का ध्यान आपने जरूर रखना है, कई बार बच्चे डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। एंड C1 कितना है बोलो, C1 भी हमारे पास -3 है। A2 बोलो कितना है 3, B2 बोलो, एंड C2 कितना है -2। क्लियर भाई ये बात। तो सबसे पहले हमने देखना है क्या इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब हमने ये मेथड लगाना है, अगर यूनिक नहीं है तो हम उतना ही छोड़ देंगे जितना उन्होंने बोला है। हमने चेक किया A1 अपॉन A2 आया हमारे पास 1/3, ठीक है। फिर हमने चेक किया B1 अपॉन B2 -3 बाय में -9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/3। इसका मतलब इसके यूनिक सॉल्यूशन तो होंगे नहीं होंगे ना, क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल आ गया B1 अपॉन B2। यूनिक सॉल्यूशन तो आपके तभी थे जब आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल था B1 अपॉन B2। अब हमने चेक किया कि क्या C1 अपॉन C2 भी इक्वल तो नहीं है, तो ये आ गया -3 बाय में -2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो कंडीशन क्या आ गई कि A1 अपॉन A2 इक्वल आ गया B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल आ गया C1 अपॉन C2, ठीक है। तो क्या होंगे इस केस में नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन होते तो ही हमने इसको सोल्व करना। बात समझ में आई, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये मेथड लगाएंगे जरूर। यूनिक सॉल्यूशन जितने भी पार्ट दे रखे हैं किसी ना किसी 1 या 2 में जरूर लगेगा। देखो अगला पार्ट देखिए इसका, इसने कहा है कि हमारे पास इक्वेशन है अब की बार 2x प्लस में y, 2x प्लस में y, 5 को मैंने इस साइड ले लिया -5 इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद है मेरे पास 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0, यही है ना, बोलो भाई। तो वैल्यू लिखो हेयर A1 कितना बोलो 2, A1 कितना है 2, B1 कितना बोलिए 1, एंड C1 -5, यही है। उसके बाद अगर आप सेकंड इक्वेशन में देखोगे, कंपेयरिंग अगर आप करोगे तो A2 कितना बोलो A2 3, B2 कितना है 2, एंड C2 -8। उसके बाद अगला स्टेप है आपने कंपेयरिंग करनी है, मतलब रेशियो को देखना है कि A1 अपॉन A2 को मैंने सोल्व किया तो आता है 2/3, एंड B1 अपॉन B2 को सोल्व किया तो आता है 1/2। पहले दो को ही देख लिया करो पहले, तो क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन ये आ गई कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन, यही आ गया ना। तो क्या होगा बोलो यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। इसका मतलब x और y की वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, और मेथड का जिसका हमने यूज करना है वो है अब की बार हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए वैल्यू है ये हमारे पास, इसमें रख दो आप। तो x डिवाइड में कितना है B1 C2, तो B1 की वैल्यू कितनी है 1, C2 की वैल्यू कितनी है -8। तो 1 की मल्टीप्लाई -8 से करोगे कितना हो गया -8 हो गया। फिर माइनस का निशान, माइनस हमने लगा दिया। B2 C1, B2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और C1 की वैल्यू है -5, कितना हो गया। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +10,
फिर है इक्वल टू y डिवाइड में C1 A2, तो C1 की वैल्यू -5, A2 की वैल्यू 3, कितना हो गया? तो -15 लिख दो। फिर माइनस का निशान C2 A1, C2 की वैल्यू -8, A1 की वैल्यू 2, कितना हो गया? तो माइनस माइनस प्लस 16 हो गया ये। फिर इक्वल टू 1 डिवाइड में आइए A1 B2, A1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू 2, कितना हो गया? 4। फिर माइनस सिंबल A2 है 3 और B1 है 1, तो कितना हो गया? 3। बोलो, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप x 10 माइनस में 8 2 आ गया। उसके बाद लिखेंगे y 16 माइनस 15 1 आ गया और 1 बाय में 1। ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, यदि a बराबर है b, b बराबर है c, तो इसका मतलब क्या होता है कि a भी हमारा c के बराबर है, b भी हमारा c के बराबर है और a भी हमारा किसके बराबर है? b के बराबर। मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं ये। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब x/2 बराबर होगा 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कितना आ गया? 2। बात समझ में आई आपको? y/1 भी हमारा किसके बराबर है? 1/1 के। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1। ठीक है। मतलब करना क्या है आपने, जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओ तो एक बार इसको लास्ट वाले के इक्वल रख लो, एक बार सेकंड को थर्ड वाले के इक्वल रख लो। ठीक है। आपके पास जो है x और y की वैल्यू जो है आ जाएगी। समझ में आई बात? yes, तो इस मेथड को हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से। बात समझ में आई? ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो ये दोनों की दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करके देखें। x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, हो गया 4। y की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, हो गया 1। -5 = 0, कितना आ गया ये? इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ आंसर। उत्तर की पुष्टि करना, जस्टिफिकेशन करना, उत्तर की पड़ताल करना। क्या हमने जो आंसर निकाला वो गलत तो नहीं है? हमारे पास आंसर की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास दिमाग है तो आपको किसी आंसर की ज़रूरत नहीं है। आप चेक कर लेंगे कि रियल में हमारा आंसर सही है या गलत है, हम गलत है या सही है। ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को? yes, तो कर लोगे इसके रिमेनिंग पार्ट? yes, उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसने क्या कहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसने कहा कि a और b के किस वैल्यू के लिए, किस मान के लिए इस इक्वेशन के जो है मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। तो ध्यान दे, करोगे कैसे? देखो भाई, जो इक्वेशन उसने दे रखी है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट। उसने कहा है कि हमारे पास है 2x + 3y = 7। बोलो, a - b × x और प्लस में कितना है? a + b × y और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3a + b - 2। ठीक है। तो ध्यान दे भाई, उसने कहा है कि a और b की किस वैल्यू के लिए, कि a की क्या वैल्यू लें और b की क्या वैल्यू लें कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो कितने हो जाएं? हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हो जाए इनफाइनाइट। कितने हो जाए? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है c1/c2। यही होता है ना? ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे ये बता दीजिए कि a1 है कितना? 2 है, तो 2 रख दिया। a2 कितना है? a - b, तो a - b रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई आपको? उसके बाद b1 कितना बोलो? तो 3 रख दिया। b2 कितना है? तो a + b रख दिया। ठीक है। उसके बाद c1 बोलो कितना है? 7। अगर इस साइड ले तो माइनस ले लो उसको, अगर इसको आप इस साइड ले तो इसको भी आपने इस साइड लेना पड़ेगा, और अगर आप इसको राइट हैंड साइड में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड साइड में है ही। फिर जो साइन है वो एज इट इज ले लिया करो, गलती नहीं होगी।
बात समझ में आई? अगर आपने इसको लेफ्ट में लेना है तो फिर इसको भी लेफ्ट में लेना पड़ेगा। अगर ये राइट में है और ये भी राइट में, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रख दो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कितना हो गया बोलो? 3a प्लस b और -2, यही हो गया ना? ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होते हैं जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2, कॉन्सिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं, जिसको हिंदी में बोलते हैं। हमारा पर्पस जो है a और b की वैल्यू निकालना है। मैंने क्या किया, पहले इसको और इसको इक्वल ले लिया। अभी बताया था तीनों एक दूसरे के इक्वल है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। पहले 2 को ले लिया, आप इन 2 को ले ले, इनको ले ले, कहीं से भी ले लियो, वैल्यू आ जाएगी। पहले 2 फ्रैक्शन को लिया तो 2 में a माइनस b बराबर किसके? 3 में a प्लस b। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 2a प्लस में 2b और यहाँ पर हो गया 3a माइनस में 3b। यही हो गया ना? कंप्लीट स्टेटमेंट को एक साइड लेके आइए, 2a में से 3a घटाओगे तो -a, 2b है, इसको इस साइड लेके आओगे तो प्लस के 5b बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इससे पहले अगर आपको कंफ्यूजन होती हो तो आप ये भी लिख दें टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शन, क्योंकि पहले 2 फ्रैक्शन हमने लिए हैं। अब आपकी मर्जी है, लास्ट वाले 2 लो या पहला और तीसरा लो। बोलो कौन सा लोगे? बोलो पहला और तीसरा, लास्ट 2। तो टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, 3 में a प्लस b और 7 में 3a प्लस b और -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, 3 से गुणा करें कितना हो गया? 9a 3b -6, 7 से मल्टीप्लाई 7a प्लस 7, यही हो गया ना? ये हो गया मेरे पास 9a माइनस में 7a, कितना रह गया? 2a, यही रह गया। फिर 3b माइनस में 7b कितना हो गया? -4b, -6 को मैं ले गया राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकंड। तो मेरे पास एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और एक इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों इक्वेशन से मैंने a और b की वैल्यू निकालनी है। अभी तक जो हमारे पास वेरिएबल होते थे वो होते थे x और y, यहाँ वेरिएबल है a और b। इक्वेशन यही है, ये लीनियर इक्वेशन ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला ही केस है। यहाँ पर वेरिएबल a और b आगे वहाँ x y होते थे, क्योंकि यहाँ पर उसने मेथड डिफाइन नहीं कर रखा कि आपने मेथड जो है ग्राफिकल लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपकी चॉइस है, अब आप कोई भी मेथड लगा के a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सबसे आसान मेथड, जिस मेथड को बच्चे पसंद करते हैं, वो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, उसी को यूज करते हो ना। अपनी रिसर्च में मैंने लगभग 7 से 8 साल हो गए 10th क्लास को पढ़ाते हुए, आज तक बस इतना ही देखा है कि इन 4 मेथड में से सबसे ज़्यादा जो बच्चे लाइक करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी पसंद नहीं करते, ग्राफिकल को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, क्योंकि ग्राफ बनाना होता है, बड़ा लंबा सफ़र हो जाता है। ठीक है ना, बच्चे बस उसी में इंटरेस्ट लेते हैं जिसमें थोड़ा काम हो। तो देखो ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट को सेम बनाना, तो इसको 2 से गुणा कर दूं भाई, क्या हो जाएगा ये? -2a प्लस 5b, सॉरी 10b। 2 से मल्टीप्लाई किया है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो माइनस का 2a प्लस का 2a कैंसिल हो गया। 10 में से अगर 4 घटाओगे तो 6b और बराबर 6, तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई? 1। अब ये b की वैल्यू 1 आप 1 में रख दें तो ये हो गया -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू है 1, तो -a इज इक्वल टू -5, तो a कितना आ गया हमारा? ठीक है, तो जो a है हमारा वो तो आ जाएगा 5 और जो b है हमारा वो आ जाएगा 1। अब अगर आपको डाउट हो कि क्या हमने जो आंसर निकाला वो गलत तो नहीं है, क्या पूछा था उसने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब ये कंडीशन होगी। वैल्यू पुट करो, कितना है हमारे पास? जगह है कहीं पर, यहां रख देते हैं। 2x और प्लस में कितना है? 3y इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू कितनी आई है बोलो? 5 और b की आई है 1, तो 5 माइनस a कितना हो गया ये? तो यहाँ तो हो गया हमारे पास 4x, फिर प्लस में यहाँ ये कितना हो गया? 5 और 1 6, तो 6y हो गया। राइट हैंड साइड में आइए, a की वैल्यू है हमारे पास कितनी? कितना हो गया? 15। 1 और माइनस में 2 कितना रह गया? 14। रेशियो करके देखो सभी का, 2 में 4 करोगे 1/2, 3 में 6 करोगे 1/2 और 7 में 14 करोगे 1/2।
तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओगे, दावा ठोक दोगे आप कि हाँ जो हमने आंसर निकाला है किसी के बाप में दम नहीं है, उसको गलत साबित कर दे। बात आ रही है समझ में? ठीक है, कर लोगे? तुम टेंशन ना लो, बेस बना दूंगा आपका मैथ में, ऐसा याद करोगे कि हाँ मैथ पढ़ा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है उसमें। सेकंड पार्ट बेल होगी क्या? चलो ठीक है भाई, कल करेंगे, आज के लेक्चर में बस इतना ही काम करें।